हाँ जी दोस्तों, मई 25 एग्जाम जो भी सी इंटर दे रहे हैं, तो आप लोग की सबकी तैयारी जोरों से चल रही होगी और इंस्टीट्यूट भी बहुत जोरों से तैयारी कर रही है आप लोग के लिए। तो एमटीपी सीरीज 2 मार्च 25 में ये जो एमटीपी आई ना, उसको देखकर दिल खुश हो गया। आमतौर पे जो एमटीपी रहती है ना, वो बहुत ही बकवास टाइप की रहती है। उसमें बकवास टाइप की मतलब ये हो गया कि उसमें कोई नए क्वेश्चन नहीं मिलते। नॉर्मली वो क्वेश्चन स्टडी मेट से, पास एग्जाम के, आरटीपी के, पुराने एमटीपी के, ऐसे मिला मिला के देते हैं। पर ये वाली जो एमटीपी वो बहुत शानदार है। तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट करूंगा और आप लोग इस एमटीपी को जरूर रिफर करना। और आप लोग के एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने टोटल 8 मॉक टेस्ट पेपर और दिए हैं अलग से। तो उनमें मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसमें भी। तो इस पार्ट के बाद में, और आप कमेंट पे बताइएगा कि आपको और ऐसे एमटीपी की जरूरत है, तो आप कमेंट पे लिखिएगा। तो मैं आठों एमटीपी का जो यूनिक क्वेश्चंस है, उनको भी मैं एक सेकंड वीडियो सीरीज के द्वारा मैं आपसे डिस्कशन में शामिल होऊंगा, डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, सबसे पहले इसमें मैं दोनों चीजें ले रहा हूँ, जो कुछ एमसीक्यूज हैं और प्लस जो मेरा पोर्शन का जो लीगल पार्ट है। लॉ इंटरमीडिएट में हम दो लोग मिलकर पढ़ाते हैं, मैं और लविश मथानी सर। तो पहले मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर लविश मथानी सर। ऐसे करके कंप्लीट आपको एमटीपी का सॉल्यूशंस मिलेंगे यूनिक क्वेश्चंस के। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि मैंने हाईलाइट कर लिया था कि टाइम आपका बच जाए। एक कंपनी का पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ का, और पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने ऑलरेडी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है 20 करोड़ रुपए का, और कंपनी नए 10 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर और इशू करना चाहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्वेट इक्विटी शेयर का जो लॉ है वो सेक्शन नंबर 54 में दिया हुआ है। और 54 में बेटा दो लिमिट है, एक है ओवरऑल लिमिट और एक है फाइनेंशियल ईयर वाइज लिमिट। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज जो लिमिट है ना, वो लॉ में लिखा है 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। ये एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल या 5 करोड़ रुपए की वैल्यू के इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर विच एवर इज हायर। और ओवरऑल लिमिट जो लॉ में दी है वो है एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल का 25%। तो यहां पे एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। इसका 25% निकालोगे तो कितना हो गया? 25 करोड़। और ओवरऑल लिमिट का मतलब क्या हो गया कि अभी तक कुल मिला के कितना, मतलब पुराने सालों में जो इशू कर चुके हैं और अभी जो करने वाले हैं, ये मिला के 25 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। तो यहां तक ये हम अभी जो पढ़ के जो समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑलरेडी कंपनी 20 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस जो शेयर्स इशू कर चुकी है। तो 20 करोड़, 25 टोटल कर सकते हैं, 20 तो ऑलरेडी कर चुकी, तो बचा कितना? 5 करोड़। ठीक है, चलो एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब 5 करोड़ रुपए के और न्यू शेयर्स इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती। और कंपनी क्या करना चाह रही है? कंपनी 10 करोड़ रुपए के और स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाह रही है। चलो एक बार मैं अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दिखाता हूं क्या पूछा है। आपको ये बताना है कि कंपनी 10 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर इशू, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है क्या? ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो एक बार लिमिट कैलकुलेट कर लें अपन। चलिए, इसका करेंट ईयर में कितना कर सकते हैं? 15%, जैसे अभी मैंने बताया। तो 100 करोड़ का 15% हो गया 50 करोड़, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो यहां पर लिमिट कितनी हो गई? 15 करोड़। तो आप 15 करोड़ इशू कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल लिमिट में की वजह से आपको ये भी लिमिट देखनी है। तो कुल मिला के ये जो कंपनी है, ये मैक्सिमम 5 करोड़ नए इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, ये 15 करोड़ कर नहीं पाएगी, क्योंकि ओवरऑल लिमिट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस बेस पे जब हम ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन में क्या लिखा है? पहला बोला 5 करोड़ इस साल करो, बाकी 5 करोड़ अगले साल। गलत बात है। कंपनी इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कंपनी केवल 5 करोड़ रुपए के और शेयर इशू कर सकती है। ये हो गया आंसर इसका। चलो अब बात करते हैं सेकंड नंबर। इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन में जाएंगे। कंपनी रिफ्यूज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू मिस्टर अनुज बीइंग अ जॉइंट होल्डर, इज इट मिस्टर अनुज राइट टू गेट शेयर सर्टिफिकेट इशूड इन हिज नेम ऑल्सो? एक बार पढ़ते हैं इससे रिलेटेड जो सिचुएशन है वो। देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कुछ बातें। इसमें लिखा है कि मिस्टर अनुज और मिसेस अनीता आर सिबलिंग, ये दोनों सिबलिंग है। इन्होंने जॉइंटली 500 शेयर खरीदे हैं एबी कंपनी के, और जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया है अनीता के नाम से।
ठीक है, ये यहां तक हमको। अच्छा, आगे लिखा है कि अनुज ने ईमेल भेजा कि भाई आप मेरे को एक और एडिशनल सर्टिफिकेट दो मेरे नाम से, ये कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जॉइंट होल्डर के केस में जो फर्स्ट होल्डर होता है उसी के नाम से कंपनी सर्टिफिकेट देती है। तो कंपनी ने अनीता के नाम से सर्टिफिकेट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट होल्डर कौन होगी, अनीता। तो जो अनुज है, जो एक और एडिशनल सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा है, वो डिमांड उसकी बिल्कुल नाजायज है, गलत है, तो उसको एक और सर्टिफिकेट मिलने का कोई अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या होगा, देखो भाई, आंसर यस तो हो नहीं सकता, नो। जॉइंट होल्डर केस में कंपनी शैल इशू ओनली वन सर्टिफिकेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट टू एनीवन शैल अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ ऑल ऑफ देम, ये बिल्कुल सही है। एक को डिलीवर करेंगे तो मानेंगे कि सबको डिलीवर हो गया। अगला पॉइंट आते हैं, ड्यू टू टेक्निकल एरर इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई, नोटिस फॉर एजीएम रिमेन अनडिलीवर्ड टू फ्यू मेंबर, कुछ मेंबर को नोटिस मिला नहीं है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो देखो भाई, लॉ में साफ साफ लिखा है, सेक्शन नंबर 101 नोटिस का जो लॉ है उसमें लिखा है कि अगर कंपनी ने किसी को नोटिस भेजा लेकिन उसको डिलीवर नहीं हुआ तो कंपनी का यहां पे कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, मतलब मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, नोटिस इनवैलिड नहीं होगी। तो एक बार पढ़ लो भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अनइंटेंशनल फेलियर टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसीट ऑफ एंटाइटल मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, बिल्कुल सही है। एक्सीडेंटल ओमिशन हो या कंपनी ने नोटिस भेजा पर उसको मिला नहीं है, इससे हमारी मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चौथा नंबर डिविडेंड का है, वो लवी सर कवर कराएंगे आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है, बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट बाय विच डेट इज द कंपनी लीगली रिक्वायर्ड टू फर्निश मिस्टर दत्ता अ कॉपी ऑफ मिनट। देखो मैं केस स्टडी में नहीं जा रहा हूं, हम लोग को पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि जो मिनट है, मिस्टर दत्ता को मिनट की कॉपी कब सबमिट करेंगे। तो जो हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 118 और 119, ये दोनों मिनट्स के ऊपर है। 119 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर कंपनी जनरल मीटिंग के मिनट को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, और वो कॉपी भी चाहे तो डिमांड कर सकता है। अगर वो कॉपी डिमांड करता है तो कंपनी को डिमांड करने के 7 दिनों के अंदर विद इन 7 डेज उसको कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, विद इन 7 वर्किंग डेज। सेकंड केस एलएलपी का है, वो लवी सर कवर कराएंगे आप लोग को। इसके बाद जीसीए है, ये भी लवी सर का पोर्शन है, मैं केवल अपना पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ। डिविडेंड वो भी वो सर कवर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एंट्रेंचमेंट इनहेंसेस प्रोटेक्शन एबीसी लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी विलिंग टू इंसर्ट प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट। देखो एंट्रेंचमेंट का जो प्रोविजन है ना, ये हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन कंपनी फॉर्मेशन के समय भी बना सकती है, या अगर अगर कंपनी ने पहले नहीं बनाए थे तो कंपनी अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट क्लॉज को ऐड कर सकती है। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर कंसेंट चाहिए उस प्रोविजन को इंसर्ट करने के लिए। तो बस आप चेक कर लो भैया, ऑल मेंबर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी, कैन अमेंड द आर्टिकल अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये सब लवी सर का पोर्शन है। हाँ जी, अब मैं आ रहा हूँ मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर पोर्शन पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेन चीजों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक बार फटाफट देख लो क्या लिखा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कंपनी ने 5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले इशू किए, तो इसका मतलब हो गया 5 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए। इसके बाद इसका रिडम्पशन होने वाला है 2025 में, 2015 में इशू किए और रिडम्पशन होने वाला है 2025 में। और कंपनी के पास 3 करोड़ की रिटेन अर्निंग है, मतलब प्रॉफिट पड़े हुए, और फ्री रिजर्व 2 करोड़ के हैं, मतलब कुल मिला के कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए के फ्री रिजर्व और प्रॉफिट्स पड़े हुए। अब आपको पूछ क्या रहे, बीइंग एन एक्सपर्ट आपको ये बताना है कि पॉसिबल ऑप्शन, रिडम्पशन ऑफ शेयर के पॉसिबल ऑप्शन क्या होंगे। तो अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो लॉ में साफ साफ लिखा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर आपको करना है तो जो नॉमिनल वैल्यू वाला जो पोर्शन है, मतलब 5 करोड़ का, उसके सोर्सेस एक फ्रीजर, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा न्यू शेयर इश्यू करके आप इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर लॉ में लिखा है कि अगर एक कंपनी फ्री रिजर्व में से, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल लीजिए आप, है ना, तो अगर एक कंपनी फ्री रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से अगर रिडम्पशन करती है तो उस केस में आपको जितना अमाउंट आप इधर से यूज करेंगे उसका उतना अमाउंट आपको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर आपको पॉसिबल, आपको ऑप्शंस पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, हम या तो कंपनी का के रिजर्व्स को यूज कर लें, ये देखिए आउट ऑफ प्रॉफिट यूज कर लें, फ्रेश इशू कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट को यूज करते हैं तो उस केस में
हमारे पास ये दोनों 5 करोड़ रुपए के रिजर्व अवेलेबल हैं, या हम लोग चाहें तो रिजर्व को यूज नहीं करें, हम नए शेयर इशू करें, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जब भी रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। तो हमारे पास 5 करोड़ रुपए का अमाउंट पड़ा हुआ है प्रॉफिट्स में, हम उससे यूज करना चाहेंगे तो हमको 5 करोड़ रुपए उस प्रॉफिट से ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। ये वही बोल रहा है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन बताना है यहाँ पे, अगर कंपनी रिडम्पशन करे फ्रीजर्स और रिटेन अर्निंग से तो 5 करोड़ रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। लेकिन अगर आप नए शेयर इशू करना चाहते हो, आप अपने रिजर्व को यूज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको सीआरआर बनाने का आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है, कंपनी जो ऑप्शन चाहे वो ऑप्शन को यूज कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं सीधा अपने अपने पोर्शन की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 2A, कंपनी इंटेंड्स टू, कंपनी एजीएम करना चाहती है शॉर्टर पीरियड की नोटिस से। कुछ मेंबर ने आर्गुमेंट किया कि भैया देयर लार्ज शेयर होल्डिंग शुड ग्रांट देम ग्रेटर इन्फ्लुएंसर। मतलब कुछ लोगों ने कंपनी को ये बोला कि भैया शॉर्टर पीरियड की नोटिस अगर आप देना चाहते हो तो शेयर होल्डिंग के बेस पे पूछो आप, मतलब जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है ना उनसे आप कंसेंट लो। आपको पूछा है क्लैरिफाई वेदर आर्गुमेंट इज वैलिड, व्हाई द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मैटर्स मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड। चलो देखो, इसका सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 101 याद करो, ये नोटिस का लॉ है और यहाँ पे एजीएम की बात हो रही है। तो शॉर्टर पीरियड नोटिस हो सकती है लेकिन उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा। केवल एजीएम की बात करें तो एजीएम में लॉ में लिखा है कि नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर्स, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। लॉ में पेड अप कैपिटल वर्ड नहीं है, मतलब वोटिंग राइट से मतलब नहीं है, पेड अप कैपिटल से मतलब नहीं है, लार्ज शेयर होल्डर से मतलब नहीं है। टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर है उनका, अगर कंपनी में 100 मेंबर है तो 95 मेंबर की अगर सहमति होती है शॉर्टर पीरियड नोटिस की, तभी वो नोटिस दे सकते हैं। परसेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका आंसर है। जस्ट मिनट, मैं आपको इसका आंसर एक बार चेक करवा लेता हूं। सीधा सीधा लॉ के ऊपर बेस है। ये देखो, एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट कंसेंट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो नंबर मेंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मेंबर देखना है आपको, उनके पास कितना पेड अप कैपिटल उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन केस ऑफ एजीएम आर्गुमेंट ऑफ लार्जर शेयर होल्डर हैविंग मोर इन्फ्लुएंस इज इनवैलिड। वो जो मेंबर लार्जर मेंबर बोले ना कि भाई हमारे पास ज्यादा शेयर है, हमसे पूछो आप, तो ये उनका जो लॉजिक है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है उसने शेयर होल्डर को, नंबर को प्राथमिकता दी है, न कि पेड अप कैपिटल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको रेफर भी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड अप इक्विटी कैपिटल है कंपनी का 40 करोड़ का। पहले कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर चुका है 8 करोड़ का, और कंपनी 7 करोड़ का और इशू करने वाला है इस साल। तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सेक्शन 54, जो एमसीक्यू में था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, बोल क्या रहे देखो, किनको स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब बताओ और वो किनको इशू किया जाता है, ओवरऑल लिमिट बताओ, और क्या ये जो इशू कर रहे हैं वो लिमिट से एक्सीड है कि नहीं है, ये आपको बोलना है। तो देखो, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के लिए कुछ मेहनत करते हैं, उनको नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या वैल्यूएडिशन प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी खुश होकर उनको अपने शेयर इशू कर सकती है फॉर कंसेशन अदर देन कैश, या डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, उसी को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये लिमिट की बात करते हैं, लिमिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधा आपको आंसर दिखाता हूं। ये देखिए सेक्शन नंबर 54, और ये जो लिमिट दी है ना वो रूल्स में दी हुई है, सेक्शन में नहीं दी है, और रूल का नाम है द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ठीक है जी। तो ये दो लिमिट है। पहली एनुअल लिमिट, एनुअल लिमिट हमने कितना कितना लिखा था, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ रुपए का वैल्यू विच एवर इज हायर। तो एनुअल लिमिट है। और ओवरऑल लिमिट हमने क्या बात किया था, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब जो आप अभी पुराना जो इशू कर चुके हैं और अब जो इशू करने वाले हैं, ये दोनों मिला के टोटल ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कंपनी की पेड अप कैपिटल दिया बेटा 40 करोड़, और कंपनी पहले कितना इशू कर चुका है 8 करोड़ रुपए, और कंपनी 7 करोड़ की और इशू करना चाहता है, मतलब 8 और 7 15 हो गया, 15 करोड़ की स्वेट इक्विटी शेयर टोटल इशू करना चाहते हैं। अब एनुअल लिमिट पहले बात करते हैं। एनुअल लिमिट तो 15% है, तो 40 करोड़ जो हमारी कैपिटल है उसका 15% अगर आप चेक करोगे, 40 करोड़ का 15% करोगे तो कितना हो गया, 6 करोड़। अब लिमिट क्या है, 6 करोड़ 15% या 5 करोड़ विचएवर इज हायर, ये 5 करोड़ विचएवर इज हायर। तो उसके हिसाब से एनुअल लिमिट कितनी आ गई, 6 करोड़।
मतलब एनुअल लिमिट के हिसाब से तो कंपनी 6 करोड़ के स्वेडिश गुड शेयर इशू कर सकती है, लेकिन अब हमको ओवरऑल लिमिट को भी देखना पड़ेगा, वो भी तो लॉ है ना, वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल लिमिट बोलता है 25%, तो 40 का 25% करोगे तो कितना हो गया, 10 करोड़। ये टोटल है। अब 10 में से कंपनी ऑलरेडी पिछले सालों में 8 करोड़ के स्वेडिश गुड शेयर इशू कर चुकी है। अब एक बार हिसाब लगाओ, 10 में से 8 तो इशू कर चुकी है, अब कितना बचा, 2 करोड़। तो ओवरऑल लिमिट के हिसाब से कंपनी के पास केवल 2 करोड़ के स्वेडिश गुड शेयर इशू करने का अधिकार है। तो अब आप ये बताओ, एनुअल के हिसाब से 6 करोड़ की लिमिट है, लेकिन ओवरऑल के हिसाब से तो केवल 2 ही करोड़ इशू कर सकती है। तो कुल मिला के कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर पाएगी, 2 करोड़ के, क्योंकि 6 करोड़ कर नहीं पाएगी ना। एनुअल लिमिट के साथ आपको ओवरऑल लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर आ गया कि कंपनी 2 करोड़ से ज्यादा का स्वेडिश गुड शेयर इशू नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल अमंग द ग्रुप ऑफ शेयरहोल्डर, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ द कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट लिमिट एंड रेगुलेट द वोटिंग पावर ऑफ शेयर विद डीवीआर। अच्छा जी, इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें आपको डीवीआर के बारे में बात कर रहा है और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो देखो भैया, पहले एक बार डीवीआर के बारे में समझ लो। डीवीआर के बारे में कंपनी का जो रूल्स है उसमें कुछ प्रोविजन दिए हैं। तो जस्ट मिनट, मैं आपको सीधा इसके आंसर की तरफ जाते हैं ताकि हम समझते भी जाएं। हाँ जी, ये डीवीआर के बारे में, हाँ, जो रूल्स हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल विद डीवीआर, इसमें रूल में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, कंपनी ने डीवीआर, कोई कंपनी तभी इशू कर सकती है जब कंपनी ने पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो, कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और कंपनी ने डिविडेंड को, इंटरेस्ट को, रिपेमेंट वगैरह करने में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात में आते हैं, रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ये रूल का नाम है द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। इसका जो रूल नंबर 4 है, इसमें एक लिमिट है कि जो डीवीआर है वो मैक्सिमम टोटल पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग डीवीआर का 74% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट, या इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम 26% तो आपके पास ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर वाले होने चाहिए। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का मतलब क्या हुआ, जिसमें समझ लो 1 शेयर पे 1 वोट होगा, लेकिन डीवीआर में कंपनी अपने वोटिंग राइट को कम ज्यादा भी कर सकती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, ये एमटीपी में गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने सही कर दिया यहाँ पे। तो एग्जांपल समझिए, डीवीआर को ये लिमिट क्लियर करने के लिए एक ऐसी फिक्टिशियस एग्जांपल है कि मान लो कंपनी में टोटल 1000 शेयर होल्डर है। इन 1000 में जो रेगुलर शेयर होल्डर है, मतलब नॉर्मल वोटिंग राइट वाले, जिनको 1 शेयर पे 1 वोट होता है, ये मान लेते हैं 600 शेयर है, शेयर होल्डर है। तो इन शेयर होल्डर या शेयर जो भी बोल लो आप, है ना, तो इनके पास 1 शेयर का 1 शेयर पे 1 वोट है। ठीक है, तो 600 शेयर पे कितना वोट हो गया, 600। आगे बढ़ते हैं, अब डीवीआर शेयर होल्डर मान लेते हैं 400 है। ठीक है, आगे ये एग्जांपल है, आपको पूछ क्या रहा है कि एग्जांपल के साथ बताओ, तो ये 1000 का हिसाब से एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक कंपनी में टोटल 1000 शेयर होल्डर, उसमें से 600 नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर है और 400 डीवीआर वाले। अच्छा, ये आगे बढ़िए, एक अजम्पशन ले रहा है कि जो ई शेयर होल्डर है ट्वाइस वोटिंग पावर कंपेयर टू रेगुलर, मतलब जो डीवीआर वाले शेयर होल्डर है ना, उनमें 1 शेयर पे 2 वोट है। तो अब हिसाब देखते हैं, रेगुलर वाले के पास 600 शेयर होल्डर है, इनके पास 600 वोट होगा, और डीवीआर वाले 400 शेयर होल्डर है, एक के पास 2 वोट है, मतलब इनके पास कितने हो गए, 800 वोट। तो अब कुल मिला के कंपनी के टोटल वोटिंग पावर कितने हो गए, 1400। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल वोटिंग पावर हो गए 1400। अब लॉ में क्या लिखा है कि किसी भी समय में 74% से ज्यादा का डीवीआर वाला शेयर लोगों के पास, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, मैक्सिमम 74% है। तो 1400 का 74% निकालो तो कितना हो गया, 1036 वोट। इसका मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो डीवीआर इशू कर रहे हो ना, जैसे इस एग्जांपल में, तो 1400 का 74% मतलब 1036 वोट अगर डीवीआर होल्डर के पास है तो बिल्कुल चलेगा, यहां तक चलेगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 74% से क्रॉस हो जाएगा। अब यहां पर ये जो हमारा एग्जांपल है, इसमें हमारे जो 400 शेयर होल्डर जो डीवीआर वाले हैं, उनके पास कुल कितने वोट थे, 800 वोट ही है ना। ये लिखा है यहाँ पे कि डीवीआर वाले के पास मिला के 800 वोट है। तो 800 वोट है मतलब क्या हुआ,
1036 से कम है, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप अगर मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो एग्जाम्पल भी आपको ये वाला कोट करके आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है हमारा 1% कंपनी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। एक बार पढ़ते हैं। मिस्टर दान, इंडियन सिटीजन, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाना चाहता है और इसने 1% कंपनी बनाने का डिसाइड किया। उसका दोस्त है मिस्टर रोहित, उसको इसने नॉमिनी अपॉइंट किया और आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में रोहित विड्रॉ करना चाहता है नॉमिनेशन। उसका दोस्त बोलता है कि भैया मेरे को आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं बनना है। मिस्टर दान देन नॉमिनेट मिस्टर अकरम इन हिज प्लेस। तो उसने अकरम को अपना नया नॉमिनी अपॉइंट किया और अब आपको उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला क्या पूछा है, लीगल प्रोसेस बताना है व्हेन अ नॉमिनी विड्रॉ। जब कोई नॉमिनी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करता है तो उस समय उसको क्या क्या लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, देखते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर कोई नॉमिनी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है तो सबसे पहले 2 लोग को नोटिस देगा, एक सोल मेंबर को और दूसरा कंपनी को, मतलब मेंबर को, ओपीसी के मेंबर को और कंपनी को, दोनों को नोटिस देगा। इसके बाद जो जो मेंबर है वो अगले 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा और उसके बाद जो नया नॉमिनी है, मतलब हमारे एग्जांपल में अकरम, वो कंपनी को रिटर्न कंसेंट देगा आईएनसी 4 में कि भाई अगर आप मेरे को नॉमिनी अपॉइंट करोगे तो मेरे को कोई ऐतराज नहीं, मैं नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं। उसका रिटर्न कंसेंट आएगा, उसके बाद में उसको नॉमिनी अपॉइंट कर लेंगे। और ये जो अकरम है मतलब नया नॉमिनी, वो आरओसी को आईएनसी 4 सबमिट करेगा कि अब नया नॉमिनी मैं बन गया। तो ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको बोला है अगर नॉमिनी का चेंज होता है तो क्या एमओए में भी चेंज करना पड़ेगा क्या, मतलब कोई फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा क्या। तो भैया इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। मतलब अगर नॉमिनी में कुछ चेंजेस होता ना तो एमओए के अल्टेशन करने के लिए कोई भी फॉर्मल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि एमओए में अपने आप अल्टेशन हो गया, कोई अलग से फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, क्या पूछता है, कैन मिस्टर दान ओन अनदर ओपीसी while still being a member of दान टेक्नोलॉजी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो लॉ में साफ साफ लिखा है कि एक पर्सन मैक्सिमम एक ओपीसी का मेंबर बनेगा और एक पर्सन मैक्सिमम एक ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बनेगा। मतलब आप एक साथ 2 ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि ओपीसी इस ओपीसी सॉरी ये जो दान है वो इस ओपीसी में मेंबर रहते हुए कोई दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। तो साफ साफ बना है। चलो आगे बढ़ते। अगला पॉइंट, एक कंपनी है मोरिंगा लिमिटेड, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 10% डिविडेंड है और बाद में डिविडेंड रेट को 10 से घटा के 8% करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये शेयर होल्डर का जो राइट है उस राइट में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। और राइट का वेरिएशन करने के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 48 बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या बोले। एज द कंपनीज, अच्छा कंपनी के मार्जिन डिक्लेयर हो रहे थे तो और कुछ तो उन्होंने बोला कि भैया 10 की जगह 8% ले लो। और कुछ प्रेफरेंस होल्डर ने इसके लिए अपोज किया और बोले ये तो गलत बात है, हमारे साथ अनफेयर हो रहा है और ये सब आपको कमेंट करना है। तो मैं सीधा सेक्शन 48 के ऊपर आपसे बात करता हूं। सेक्शन 48 बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के राइट को चेंज करना चाहती है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सर्टेन फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अल्टेशन तभी हो पाएगा जब कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में पावर है या वो जो टर्म्स है उस टर्म्स में इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया, तभी अल्टेशन हो पाएगा। सेकंड नंबर, अब अगर आप अल्टेशन करना चाहते हो तो जिस क्लास के शेयरहोल्डर का आप राइट अल्टर करना चाहते हो उनकी कम से कम 75% वालों की रिटर्न कंसेंट लो या उनकी मीटिंग बुला के एसआर पास करो। जिस क्लास के लोगों का राइट चेंज कर रहे हो उन क्लास का 75% लोगों की कंसेंट ले लो, रिटर्न कंसेंट, या उनकी मीटिंग बुला के एसआर पास कर लो। ये दोनों ऑप्शन है। और फिर वो जो पूछा था ना कि कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, तो उनके पास भी एक पावर है कि कम से कम 10%, जिस क्लास का राइट वेरिएशन और उसकी कम से कम 10% वाले मिलकर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन हो गया तो उस केस में फिर एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल उनका जो ऑर्डर होगा फाइनल होगा, वो चाहे तो वेरिएशन को कैंसिल भी कर सकते हैं या वो चाहे तो वेरिएशन को कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है अपना 5th का बी, आधार लिमिटेड मित्तल लिमिटेड।
इन लोगों ने अलग अलग बैंकों से लोन लिया, दो कंपनी है, पहला कंपनी दूसरा कंपनी, इन्होंने अलग अलग बैंक से लोन लिया और सिक्योरिटी के रूप में फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी दिया। किसने? आधार लिमिटेड ने, और मित्तल लिमिटेड ने स्टॉक, रॉ मटेरियल और अकाउंट रिसीवेबल दिया। पूछ कह रहा है टाइप ऑफ चार्ज, कौन सा टाइप ये इन लोगों ने टाइप ऑफ चार्ज इन्होंने क्रिएट किया, और अगर कंपनी ने रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एनालाइज करना है इसको। तो देखो भैया, सबसे पहले आधार लिमिटेड ने क्या क्या दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग। चार्ज दो टाइप के होते हैं, यहां से समझना चालू करो। एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एसेट पे आप चार्ज क्रिएट करोगे तो उसको बोलेंगे फिक्स चार्ज, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, है ना, इन पे चार्ज क्रिएट करोगे तो फिक्स चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो चार्ज है वो कौन सा हो गया, फिक्स चार्ज। सेकंड नंबर है फ्लोटिंग चार्ज, ऐसा कोई चार्ज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चेंज होते रहता है, या कोई आपने क्लास ऑफ एसेट पे चार्ज क्रिएट किया तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो ये दिख रहा है आपको, मित्तल लिमिटेड ने स्टॉक, रॉ मटेरियल, अकाउंट रिसीवेबल पे दिया, तो इसका चार्ज कौन सा हो गया, फ्लोटिंग चार्ज। तो ये हो गया फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्जेस के बारे में। जस्ट अ मिनट, इसको भी मैं आपको आंसर फटाफट दिखा देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ये फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज दोनों हो गया, दोनों का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। ठीक है, ये आधार लिमिटेड का फिक्स चार्ज है और मित्तल लिमिटेड का फ्लोटिंग चार्ज है, ये हो गया। अब एक जो बोला था कि अगर कंपनी फेल करती है रिपेमेंट करने में तो क्या होगा, तो लॉ में लिखा है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया लोन का रिपेमेंट करने में तो जितने भी फ्लोटिंग चार्ज है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स चार्ज। अब फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब तक फ्लोटिंग चार्ज है ना तब तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, उस सिक्योरिटी को आप बेच सकते हो बिना चार्ज होल्डर से पूछे। लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो गया तो उस केस में अब उसको बेचने के पहले, स्टॉक को बेचने के पहले आपको चार्ज होल्डर की कंसेंट लेना पड़ेगा। जबकि जिन एसेट पे फिक्स चार्ज होता है ना उसको आप बिना चार्ज होल्डर से पूछे आप बेच नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जैसी जैसी डिफॉल्ट होगा ना तो फिक्स चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और क्या बच गया, अच्छा जी एक और अगला क्वेश्चन देखो। एक एजीएम है, कंपनी की एजीएम होने वाली थी, कई शोल्डर मीटिंग में आ नहीं पा रहे थे, अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी उनकी इच्छा है कि भाई वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लें। मतलब वो जा तो नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि वो भी वोट दें बिना गए। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, हाउ कैन दिस शोल्डर डेलीगेट देयर वोटिंग राइट और विदाउट फिजिकली प्रेजेंट, इस मैकेनिज्म को बताओ। मतलब कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा ये बात कर रहा है, आपको मालूम है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 105, सेक्शन नंबर 105 प्रॉक्सी का लॉ है। ये बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। 105 में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, वो अपने बदले में किसी अनदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी के रूप में कि वो अपने बदले में, मेरे बदले में तू जाके वोट दे के आ जा। तो ये जो लॉ है ना इसमें आपको प्रॉक्सी के बारे में लिखना है। तो एक ही मैकेनिज्म है हमारे कंपनीज एक्ट में कि आप खुद वोट नहीं दे पा रहे तो आप अपने बदले में प्रॉक्सी भेज दो, वो जो प्रॉक्सी है वो आपके बदले में वोट देकर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। जस्ट मिनट, इसका आपको आंसर दिखा देता हूं मैं फटाफट। ये देखो जी, ये प्रॉक्सी के बारे में सेक्शन नंबर 105। ठीक है, वो जो प्रॉक्सी है वो कोई भी पर्सन अपॉइंट हो सकता है, शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉक्सी का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। और प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए फॉर्म नंबर MGT11 फाइल करना पड़ेगा। प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग के 48 घंटे पहले सबमिट करना पड़ता है। और वो जो प्रॉक्सी का जो फॉर्म है मतलब MGT11, ये राइटिंग में होगा और अपॉइंटर साइन करेगा, या अपॉइंटर चाहे तो किसी को एजेंट अपॉइंट कर सकता है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहती है तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट की सील लगेगी अगर कोई सील है तो, और जो ऑफिसर है वो साइन करेंगे। और जो भी कंपनियां नोटिस भेजती है उस नोटिस में कंपनी को लिखना पड़ता है कि मेंबर चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है और प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो ये पूरे प्रोविजंस आ गए 105 वाले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ये वाला एमटीपी का पूरा पोर्शन खत्म। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको जरूर से आपको देखना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एमटीपी ये वाला जो सीरीज है ना इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आ सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो 8 एमटीपी आई है उसका निचोड़ आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं फटाफट एक और वीडियो शूट करूंगा। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम May 25 एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज़ किए हैं, इसमें मॉक टेस्ट पेपर 2 में लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिविडेंड, फेमा, एलएलपी, इन सब के चैप्टर्स के। पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में सेक्शन 135 के ऊपर है बेटा, सीएसआर टॉपिक से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन में कंपनी को बने हुए 2 साल हुए हैं और आपको 2 साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है। और दोस्तों रिलेवेंट जो होता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस कंपनी को मिनिमम कितना अमाउंट सीएसआर एक्टिविटी के लिए स्पेंड करना पड़ेगा ईयर 24-25 में। देखिए 22-23 इनका फर्स्ट ईयर था ये वाला, और 23-24 इनका सेकेंड ईयर था। और 24-25 में कितना स्पेंड करना है ये क्वेश्चन है। ये दोनों बातें रिपीट लिखी गई है तो मैं इस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं। तो इसका सजेस्टेड आंसर जितना रिलेवेंट है वो बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली पूछ रहा है कि कितना अमाउंट स्पेंड करना है। तो पहली बात ये अज्यूम कर लिया है क्वेश्चन ने कि क्वेश्चन ये कंपनी के ऊपर सीएसआर का लॉ एप्लीकेबल है, यानी 135(1) की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 135(1) में याद कीजिए नेटवर्थ देखा जाता है, टर्नओवर देखा जाता है और प्रॉफिट देखा जाता है। नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनके ऊपर सीएसआर का लॉ एप्लीकेबल है। तो दूसरा कंसेप्ट कि अमाउंट कितना स्पेंड करते हैं, तो अमाउंट स्पेंड करने का लॉ 135 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है और अमाउंट स्पेंड करने का लॉ होता है 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। बट इस कंपनी को बने हुए 2 ही साल हुए हैं, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स की हिस्ट्री लेंगे दोस्तों। और पिछले 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप क्वेश्चन में मेरे साथ देख सकते हैं, एक 11 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। तो 11 करोड़ और 10 करोड़ को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 10.5 करोड़ आएगा। इस 10.5 करोड़ का 2% स्पेंड करना मैंडेटरी है, तो 2% होगा 21 लैक्स। तो 21 लैक्स इज द अमाउंट विच दे हैव टू स्पेंड। अब इसमें एक और एडिशनल नॉलेज कि अगर किसी कंपनी का 1 साल का सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपए से कम होता है तो वो कंपनी सीएसआर कमेटी नहीं बना के ये सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्चार्ज कर दे तो भी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ लॉ होता है। ये बात लिखी है। इन द गिवन क्वेश्चन, सिंस द अमाउंट स्पेंड बाय हेल्प इंडिया लिमिटेड डज नॉट एक्सीड 50 lakh, therefore the requirement of constitution of CSR committee shall not be applicable and the functions of the committee shall be discharged by the board of directors। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फेमा से रिलेटेड, और फेमा में जो कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, जो कि शेड्यूल 2 में कवर्ड होते थे, हम लोग उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। मिस्टर रोहन शर्मा इज अ इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, ही हैज स्टार्टेड हिज क्रिकेट एकेडमी, और एकेडमी का नाम ये है। एकेडमी की एक क्रिकेट टीम है जो कि ऑल ओवर इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में भी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। अब रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी मेलबर्न क्रिकेट एकेडमी के साथ कोलैबोरेट करके एक क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है मेलबर्न में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का नाम है और ये होने वाला है मई और जून 24 में। अब ये जो एकेडमी है रोहन शर्मा एकेडमी, इसको $2 लाख चाहिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एडवाइस वेदर इट कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते थे कि अगर इंडिया के बाहर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होल्ड करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर या स्पॉन्सरशिप के लिए 1 साल में $1 लाख की लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा स्पेंड करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। ये मेन लॉ था। मैं आपको मेन पॉइंट दिखाता हूं। सेक्शन 5 ऑफ फेमा डील्स प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन may sell or draw foreign exchange if such sale or draw is for current account transaction. However, central government can impose reasonable restriction on such transaction
और इसी कारण शेड्यूल 2 सेक्शन 5 का शेड्यूल 2 बनाया गया. Schedule 2 of Foreign Exchange Management Rules 2000 provides that no person shall draw foreign exchange for transaction without approval of central government. और उस शेड्यूल 2 में ऐसे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. उसमें से एक ट्रांजेक्शन है, वन ऑफ द सच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 इज रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन other than international or national state level sports body if the amount exceeds $1 lakh. तो इस क्वेश्चन में उनको $2 लाख की जरूरत है. तो अकॉर्डिंगली रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी कैन विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ $1 लाख विदाउट अप्रूवल. और अगर $1 लाख से ज्यादा की जरूरत चाहिए है तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी. ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ इसको $2 लाख करना चाहिए, उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी बेटा. $2 लाख का खर्चा करने के लिए अप्रूवल के बाद ही हो पाएगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन जीसीए से रिलेटेड है. मूवेबल प्रॉपर्टी और ओथ की डेफिनेशन पूछा है. ये अपन अपने नोट्स में पढ़ चुके हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, इसमें डेब्ट्स, शेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है. और ओथ का डेफिनेशन है कि ओथ में इंक्लूड होता है अफर्मेशन और डिक्लेरेशन जो कि ऐसे पर्सन ने दिया है जो बाय लॉ अलाउड है अफर्म या डिक्लेयर करने के लिए, उसका अफर्मेशन और डिक्लेरेशन ओथ मान लिया जाता है. भले ही वो व्यक्ति स्वेयर नहीं भी करेगा, अगर वो अफर्म और डिक्लेयर कर देगा तो वो भी डिक्लेयर ओथ माना जाता है. क्लास में पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है. Explain interpretation of statute 8. Read the statute as a whole. 4 मार्क्स का क्वेश्चन. आइए इसको पढ़ते हैं. Read the statute as a whole. यानी कभी भी हम कोई एक्ट को पढ़ते हैं ना, तो हमको उसके सारे प्रोविजंस को ध्यान में रख के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना चाहिए. तो इसमें मेन पॉइंट बता देता हूं मैं. इट इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट इज टू बी मेड of all its parts taken together and not of one part only. यानी सारे के सारे एक्ट को पढ़ के हमको इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, कंस्टिट्यूट करना चाहिए एक्ट को, किसी एक पार्ट पे ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए. The deed must be read as a whole in order to ascertain the true meaning of its several clauses. And the words of each clause should be so interpreted so as to bring them into harmony with other provisions. ये अचानक से दोस्तों, ये तो स्टैट्यूट की बात के साथ साथ डीड की भी बात है. स्टैट्यूट के साथ साथ डीड की बात है. यही कंसेप्ट डीड पे भी लागू होता है. जब हम किसी पार्टनरशिप डीड, लीज डीड को पढ़ते हैं तो हमको अगर उसके सारे क्लॉजेस का सही मतलब निकालना है तो हमको पूरे डीड को एक साथ पढ़ना पड़ेगा और हर क्लॉज के वर्ड्स को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए जिससे वो दूसरे प्रोविजंस के साथ हार्मोनाइज हो जाए. एंड द सेम अप्रोच वुड अप्लाई विथ इक्वल फोर्स विथ रिगार्ड्स टू एक्ट्स एंड रूल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर. तो यही कंसेप्ट एक्ट्स और रूल्स पे भी लागू होता है. वन ऑफ द सेफेस्ट गाइड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये स्वीपिंग वर्ड को इग्नोर करो. One of the safest guide to the construction of general words is to examine other words of like. Import मतलब है of like meaning in the same enactment or the instrument. हम लोगों को कभी भी जनरल वर्ड्स को इंटरप्रेट करने के लिए ये देखना चाहिए कि उसी इनेक्टमेंट में उसके जैसे और वर्ड्स भी यूज हुए हैं क्या, to see what limitations must be imposed on them. तो हमको उस वर्ड से मिलते जुलते जो दूसरे वर्ड्स यूज किए गए हैं इंटरप्रेट उसी एक्ट में, उसको भी साथ में एग्जामिन करना चाहिए. If we find that a number of such expressions have to be subjected to limitations and qualifications, and that limitations and qualifications are of the same nature,
then that circumstances form a strong argument for subjecting the expression in dispute to similar limitation and qualification. ये थोड़ा प्रोविजन ठीक से समझना। अगर हम लोग ये देखें कि ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं किसी इनेक्टमेंट में जिसके ऊपर हमको बहुत नपातुला इंटरप्रिटेशन लेना है, जिसमें हमको बहुत सारे लिमिटेशंस और क्वालिफिकेशंस लगाने पड़ रहे हैं और वो लिमिटेशंस और क्वालिफिकेशंस एक जैसे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको उन वर्ड्स को उन लिमिटेशंस और क्वालिफिकेशंस के साथ ही पढ़ना चाहिए हर जगह पर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेक्शन 129A से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर में पढ़े हैं, सेक्शन 129 में था, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड या पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन का बेस कंसेप्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ कंपनीज को जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, और उनको पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने के लिए बोल सकती है और आरओसी को फाइल करने के लिए कह सकती है। लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टरली जरूरी होता है, बट अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टरली जरूरी नहीं होता, सालाना जरूरी होता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करके कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को पीरियोडिकल बेसिस और पीरियड 1 साल से कम का होता है, उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने बोल सकती है। क्रिस्टल लिमिटेड recently received a communication from central government requesting the preparation of periodical financial results along with completion of full audit or limited audit. The board of director has raised an objection that Crystal Limited being unlisted company are not obligated to prepare periodical financial results. तो हमको कमेंट करना है कि क्या उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ सकती है कि नहीं। तो आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके इनको ये कर कह सकती है, तो गलत नहीं है। पहले प्रोविजन देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन पीरियोडिकल बेसिस, to obtain approval of board of director and complete the audit or limited review of such financial results, and then file a copy of this with the registrar within a period of 30 days from the end of such period. तो ये लॉ था बेसिकली, इसीलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑब्जेक्शन है कि वो अनलिस्टेड कंपनी है तो वो कभी ऐसा नहीं करेगी, तो ये ऑब्जेक्शन टीनेबल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये एलएलपी एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एलएलपी एक्ट के सेक्शन 64 से रिलेटेड है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में एलएलपी को कंपलसरी वाइंड अप किया जाएगा। अच्छा नहीं, ये उसके ऊपर नहीं है, ये कौन एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसके ऊपर है। ये सेक्शन में कैंसिल कर रहा हूं। मिस्टर प्रतीक इज एन इंडिविजुअल हु हैज स्टार्टेड एलएलपी फर्म विथ ब्राउन लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड, यानी ये एक यूनिक टाइप की एलएलपी है। इसमें 3 पार्टनर्स है जिसमें एक इंडिविजुअल है और साथ में 2 बॉडी कॉर्पोरेट है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट एडवाइस अबाउट हु कैन बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये आंसर से पढ़ते हैं। एलएलपी एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार दोस्तों हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनना जरूरी है और उनमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये मेन प्रोविजन है। परंतु एक्सेप्शनल केस, अगर एक ऐसी एलएलपी है जिसके सारे पार्टनर्स या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर एक पार्टनर इंडिविजुअल है और साथ में कुछ दूसरे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में सजेशन होती है कि 2 इंडिविजुअल्स पार्टनर होंगे एलएलपी के, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स शुड बी पार्टनर ऑफ एलएलपी। 2 इंडिविजुअल तो बनाने ही पड़ेंगे, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के जो नॉमिनी है उनको साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाएगा। अब इस केस में आप देखेंगे प्रतीक एक इंडिविजुअल पार्टनर है और साथ में 2 बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनी, सॉरी 2 बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है। तो इसमें बेस्ट केस क्या होगा कि प्रतीक को पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लेते हैं, दैट इज इंडिविजुअल नंबर 1, और साथ में उन 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स में से किसी बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी पार्टनर बन जाए तो बढ़िया रहेगा। इन द गिवन सिचुएशन एटलीस्ट मिस्टर प्रतीक एंड 1 नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर। एटलीस्ट है ना,
कल को दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी और साथ में प्रतीक 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। मेरी ओपिनियन में दोनों दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी भी अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाते तो वो भी गलत नहीं होता और ये भी गलत नहीं। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलएलपी एक्ट के बाद का, ये है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। इन व्हाट वे हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कंसिडर्ड एज इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यानी आपको बताया था ना क्लास में कि कई सेक्शंस जो एक कॉमन चीज को कवर करते हैं, उन पूरे सेक्शंस के ग्रुप को चैप्टर बोला जाता है। तो उस चैप्टर की जो हेडिंग होती है और जो टाइटल होता है वो हमको इंटरप्रेट करने में एड के रूप में काम करता है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हमारे नोट्स में से ही टाइटल और हेडिंग वाले प्रोविजन को लिखना है। आप उसी नोट से पढ़िएगा, ये वाले आपको ट्रिकी लगेंगे बहुत, तो आप मेरे नोट से ही पढ़ेंगे इस आंसर को बेटा। अब यहाँ पे तो ये वाला आंसर दिया हुआ है हेडिंग और टाइटल का, बट आप क्लास के नोट्स में से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द सर्कमस्टांसेस, ये एलएलपी के ऊपर है। एन्यूमरेट द सर्कमस्टांसेस इन विच द एलएलपी मे बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। तो ये कंपलसरी वाइंडिंग अप का क्वेश्चन है। एलएलपी कब कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 64 का, उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हूँ मैं। एक बार मैं ओरली बोल के बता देता हूँ। अगर एलएलपी ने खुद डिसाइड किया कि वो ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंड अप होना चाहती है तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप करेगी। सेकंड, अगर एलएलपी के नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाते हैं और ऐसा 6 महीने तक चलता रहता है तो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप होगी। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर एलएलपी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है या देश की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रही है तो उसमें भी कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर एलएलपी ने लगातार 5 साल तक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया तब कंपलसरी वाइंडिंग अप होगी। और लास्ट में लिखा है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि एलएलपी को वाइंड अप करना जस्ट और इक्विटेबल है तब वाइंडिंग अप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा 5 का बी पार्ट केसर लिमिटेड, ये क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कि कंपनी को कब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो सीधा मेन पॉइंट पे आता हूं, ये कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और बेटा अपन क्लास में याद किए हैं कि इसकी लिमिट 4 होती है। 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स की है, 25 करोड़ रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल की है, 100 करोड़ लोन की है और 200 करोड़ टर्नओवर की है। तो ये सब लिमिट के बेसिस पे अपने को आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में इनका पेड अप शेयर कैपिटल तो 49 करोड़ है जो कि 50 से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ है जो कि 200 करोड़ से कम है, और बोरोइंग में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 102 करोड़ रुपए की बोरोइंग थी इनकी साल के बीच में 3 मार्च में, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो साल के आखिरी में है वो 95 करोड़ है। तो बेटा ये जिस लॉ की लैंग्वेज देखेंगे ना आप, तो इसमें आउटस्टैंडिंग लिमिट साल के किसी भी दिन अगर 100 करोड़ के ऊपर निकल जाती है तो लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये मैं अब आपको सी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन में जीसी और डिविडेंड का मिला के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 8 अगस्त 2023 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और हम जानते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज के अंदर पे करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है जीसीए का कि नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग कैसे होगी 30 डेज में। तो जो अपन जीसीए में वो प्रोविजन नहीं पढ़ते थे कि सीरीज ऑफ डेज में फ्रॉम अगर वर्ड यूज होता है तो वो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट डे इन द सीरीज ऑफ डे एक्सक्लूड करना है और जो लास्ट डे होता है उसको इंक्लूड करना होता है। तो ये सेक्शन 9 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन है जो मैं अंडरलाइन किया हूं, उसी पे ध्यान देना है आपको। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम it shall be sufficient to use the word from to indicate that the first in the series of days has to be excluded.
and it shall be sufficient to use the word to indicate that the last in the series of days has to be included. इसीलिए 8 अगस्त को अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 8 अगस्त को काउंट नहीं करेंगे, 9 अगस्त से काउंटिंग चालू होगी। और आप 9 अगस्त से काउंटिंग शुरू करोगे तो अगस्त होता है बेटा 31 डेज का महीना, तो 8 डेज शुरू के काउंट नहीं करना है। 31 माइनस 8 करने से 23 डेज होंगे। 23 डेज आउट ऑफ 30 अगस्त के हो गए, बाकी 7 दिन सितंबर के होंगे, इसीलिए 7 सितंबर पे 30 डेज एक्सपायर होंगे, तो 7 सितंबर तक डिविडेंड पे कर सकते हैं और 9 अगस्त से डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो 9 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में डिविडेंड पे करना है, बोथ डेज इंक्लूसिव। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, 6 का पार्ट बी। इसमें लिखा है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी annexed to a prospectus offering for subscription and securities in case of a company incorporated or to be incorporated in India। ये क्वेश्चन बेटा सेक्शन 389 के ऊपर है, जिसमें प्रोस्पेक्टस का लॉ है, और ये आपको सजेस्टेड आंसर दिखा रहा हूं मैं। ये है सजेस्टेड आंसर 389 ऑफ कंपनी से। इसमें हम लोग ये सीखते थे एक पार्ट में, एक्चुअली स्पेसिफिकली बोलूँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से डॉक्यूमेंट अनेक्स करना है। डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स करना है वो ये है, रूल्स के हिसाब से बताया गया है कौन से डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करना है। तो पहले मैं आपको नीचे वाला पार्ट बता देता हूँ। एक्सपर्ट की अगर कंसेंट यूज की गई है प्रोस्पेक्टस में, तो एक्सपर्ट की कंसेंट को साथ में अनेक्स करना है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के साथ कंपनी का जो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको अनेक्स करना है। और अगर कोई अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अपॉइंटमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका मेमोरेंडम फाइल करना है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी ने पिछले 2 साल में कोई ऐसा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी अनेक्स करना है। फोर्थ पॉइंट कहता है अंडर राइटिंग अग्रीमेंट जो अंडर राइटर के साथ है उसको अनेक्स करना है। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर का सिग्नेचर नहीं है, उसके एजेंट का सिग्नेचर है, तो उसके फेवर में जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट हुई होगी उसको अनेक्स करना है। तो ये पिन पॉइंट आंसर है इस क्वेश्चन का, बट ये रूल्स सेक्शन 389 के अंतर्गत है। तो 389 का ओरिजिनल प्रोविजन भी सजेस्टेड में दिया है। इसमें लिखा है कि अगर फॉरेन कंपनी को इंडिया में प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करना है तो उसको इशू करने से पहले आरओसी के पास फाइल करना जरूरी होता है, और आरओसी के पास फाइल करने के लिए प्रोस्पेक्टस को डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर और चेयरपर्सन से सर्टिफाई कराना पड़ता है, और साथ में प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ता है कि हमने इसको आरओसी को इशू कर दिया है, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो एक्सपर्ट की कमेंट है उसको भी फाइल। पर मैं आपको फिर बोलूंगा ये जो नीचे दिया है यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी अनेक्स्ड, और डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड ये है जिसको मैं लाइन से मार्क करके बताया। ये लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है सी पार्ट में, शॉर्ट में बता रहा हूं। मिस कनिका त्रिपाठी को $75,000 की जरूरत है, कल्चरल इवेंट में परफॉर्म करना है इनको। तो अगेन ये फेमा में सेक्शन 5 में जो शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, उसके फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि कल्चरल टूर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूवल की जरूरत है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ये अप्रूवल की जरूरत है, और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। बस दोस्तों ये हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। भाइयों मैं आपको इसके MCQ भी कवर करा रहा हूँ जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। केस सिनारियो 1 में जो सेकेंड MCQ है वो इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड है कि मैक्सिमम किस रेट से इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जस्ट 1 सेकेंड, ये दोस्तों फर्स्ट MCQ देखते हैं। ये फर्स्ट MCQ में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। केस आप पढ़ लीजिए, मैं एकदम की पॉइंट्स बता रहा हूँ।
तो ये इंटरिम डिविडेंड बांटने की बात चल रही है दोस्तों। इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड बात लिखी है कि कंपनी 11 अगस्त 2023 के को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, जबकि आगे लिखा है कि कंपनी ने इस साल लॉस किया है, 30 जून के क्वार्टर तक लॉस किया है। तो अपना प्रोविजन क्या है कि अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर तक लॉस है और कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है तो पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं? 23-24 में बैठे हैं। तो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे बेटा? ये 22-23, 21-22 और 20-21, ये। तो 0, 10 और 11 को बेस लेंगे, 0, 10 और 11 को बेस लेंगे, 0, 10 और 11 को बेस लेंगे। तो 0, 10 और 11 को बेस लोगे ना तो एवरेज 7% आएगा, 21/3। तो इसीलिए कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड जो है ना वो 7% का बांट सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। थर्ड एमसीक्यू में ध्यान देते हैं, ये डिविडेंड डिक्लेयर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। तो सारे क्वेश्चन ना केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एकदम प्रोविजन है। कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द डिविडेंड अमाउंट टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो बेटा ये तो करेक्ट है, ये तो करना भी चाहिए था। 123(4) में तो बोला जाता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करो। उसके बाद लिखा है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये भी सही है, ये भी करना चाहिए। एक बार डी पॉइंट पढ़ता हूं, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम ऑफ शेयर होल्डर and their last address and the unpaid dividend amount and place on its website within 90 days from the date of transferring the amount to UDA। ये भी करेक्ट लिखा है, ये 124 प्रोविजन में एकदम सही है, ये 127 में एकदम सही है। सी पॉइंट ही गड़बड़ हो सकता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड टू अ सेपरेट अकाउंट विद इन 10 days फ्रॉम द स्टैट्यूटरी पीरियड। नहीं, 10 days गलत लिखा है, ये 7 days होता है, 7 days होता है, तो ये फॉल्स है, इसलिए सी आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एसीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर सीएसआर का लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ। नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, इन तीनों में से एक भी लिमिट क्रॉस होती है तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ये फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अभी देखो, नेटवर्थ तो लिमिट से कम है और टर्नओवर 1000 करोड़ है, से ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट भी लिमिट से कम है और बोरोइंग यूजलेस है दोस्तों। तो इसीलिए नेट टर्नओवर की वजह से इस कंपनी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर बी होगा बेटा, टर्नओवर की वजह से। अब नेक्स्ट केस सिनारियो में चल रहा हूं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या मनोज को रेसिडेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे एज पर एलएलपी एक्ट? तो इसके लिए मनोज का 1 मिनट आप रेसिडेंशियल स्टेटस देखो। पहले आपको कंसेप्ट बता दूं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर कोई रहता है तब जाके एलएलपी एक्ट के हिसाब से बंदा रेसिडेंट बनता है दोस्तों। आप क्वेश्चन के फैक्ट्स देखेंगे ना, तो ये जो मिस्टर मनोज है, ये इंडिया के बाहर सिर्फ 1 सितंबर से लेकर 23 दिसंबर तक बाहर था ये। अब सितंबर होता है 30 डेज का महीना, बाद में अक्टूबर होता है 31 डेज का महीना, उसके बाद नवंबर होता है 30 डेज का महीना और दिसंबर होता है 23 डेज का महीना। अगर आप इन तीनों को सम भी कर दोगे ना तो ये लगभग 91 + 23 114 दिन के लिए बाहर है बस। तो बेटा 365 डेज में से 114 दिन निकाल भी दे लगभग, तो भी 251 डेज तो इंडिया में रहा है। अपने को तो सिर्फ 120 दिन से मतलब है, 120 दिन से। इसीलिए मनोज को हम रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि वो इंडिया में 120 दिन से ज़्यादा रहा था फाइनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान। दूसरा क्वेश्चन है कि मनोज का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या माना जाएगा। तो बेटा इसका कंसेप्ट है, उसने जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी लाई होगी उसका जो सम होता है वही कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सम, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू देखी जाती है ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
तो मैं सीधा फैक्ट्स पे आ रहा हूँ, मेन फैक्ट्स इस क्वेश्चन के। इसमें लिखा है कि जब मनोज ज्वाइन किया था ना, तो मनोज ने अग्री किया कि वो 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। ही एग्रीड टू ज्वाइन एलएलपी एंड ऑल्सो एग्रीड टू कंट्रीब्यूट टू हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एंड फंड्स ऑफ 5 लाख रुपए एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन फंड्स है, मतलब कैश है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और साथ में उसने ऑफिस भी दी थी फर्म को। फर्म को, उस ऑफिस को उसने 25 लाख में खरीदा था 5 साल पहले, और वो ज्वाइन कर रहा है फर्म को 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस ऑफिस की वैल्यू 32,25,000 है। बस 1 जनवरी को क्या वैल्यू, हमको क्या मतलब, वो जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन की वैल्यू से मतलब है। तो 32,25,000 भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और 5 लाख भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 37,25,000 उसके तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब एक बीच का एक और क्वेश्चन है कि मैं पहले फैक्ट बता देता हूं। जो मनोज है ना बेटा, वो ज्वाइन करने के समय एग्री किया था कि वो 5 लाख रुपए जो लाएगा वो पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 6 मंथ्स के अंदर ला देगा। और 6 मंथ्स तक, जब तक फर्म चलती, उसके बीच में ही मनोज, उसके बीच में ही फर्म डिसॉल्व हो गई। और अब मनोज जो है वो 5 लाख रुपए लाने से डिनाई कर रहा है, और वो बोल रहा है जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई है तो मैं 5 लाख क्यों लाऊं। इसीलिए क्रेडिटर ऑफ द फर्म जो है वो स्यू कर रहा है मनोज को कि तुमको वो 5 लाख लाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग प्रोविजन पढ़े बेटा कि अगर किसी क्रेडिटर ने फर्म में पैसा दिया है, उधारी दी है, और वो पार्टनरशिप डीड में पढ़ के दिया है, देख के दिया है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगा पार्टनर का, तो फिर कैपिटल वो सूट फाइल कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है पार्टनर को कि 5 लाख लाना पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर होगा कि मनोज को ये पैसा लाना ही पड़ेगा। यस, पार्टनर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट टू एलएलपी एज पर द एग्रीमेंट। बस दोस्तों, मैं इतना ही कवर करूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक यू।